नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 8 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो बहुत ही देर से आ रहा है लेकिन अब रेगुलर होगा और कभी कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। हम भी इंसान होते हैं, पढ़ाने वाले लोग भी, तो अपना काम हमें भी होता है। कभी कभार पढ़ाने लिखाने के काम से छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है, तो इसीलिए बीच में 1-2 दिन डिस्टर्ब हुआ है और बाकी अब तो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सही होगा डेली ही वीडियो आएगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। जस्टिस सर्व, यानी कि ये आर्मी ने ट्वीट किया था। इंडियन आर्मी के ट्विटर और सभी सोशल मीडिया साइट से यही ट्वीट किए गए थे। भारत ने पहलगांव अटैक के 14 दिनों के पश्चात से पाकिस्तान और पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको कुल मिलाकर के 9 जगहों पर भारत ने एयर स्ट्राइक किया था। उसके पश्चात से अब डिटेल आने शुरू हुए हैं, लेकिन उस दिन जो भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी आतंकवादी कितने मारे गए इसकी संख्या नहीं बताई गई और बता भी नहीं सकते हैं। कैसे कोई बताएगा? हम जाकर उस तरफ काउंट तो नहीं कर सकते और पाकिस्तान कभी भी सही नंबर नहीं बताएगा। बाकी जो मीडिया है, हवाई मीडिया जो अपने देश में है, वो बहुत सारे अंक बोल रही है। बात यह है मेन चीज़ कि हमने दिया तो है, हिट तो दिया है हमने, अच्छे से दिया है, वो भी तबीयत से मारा है हमने, ये तो बोला जा सकता है। और सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है क्या, तो ये जो है मरकज सुभान अल्लाह, ये जो है जगह, ये बहावलपुर पाकिस्तान में है। बहावलपुर एक रियासत हुआ करता था जो आज़ादी में सबसे पहले पाकिस्तान में शामिल होने वाले रियासतों में से एक है। इसी ने सबसे पहले घोषणा की थी कि मैं आज़ादी के पश्चात से पाकिस्तान रियासत के साथ जाना चाहूँगा। बहावलपुर पाकिस्तान में एक छोटा सा कस्बा का एरिया है जो बहुत बड़ा है। उसका एरिया थार के रेगिस्तान से भी लगता है और ये पाकिस्तान में पड़ता है, पीओके में नहीं है, पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर जैसे मोहम्मद का कैंप था, टेरर कैंप था, जो मसूद अजहर जो है ये आतंकवादी, जिसको यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, यूएन ने इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। तो यूएन के द्वारा घोषित टेररिस्ट जो है, जिसका नाम है मसूद अजहर, उसका यहाँ पर टेरर कैंप था जिस पर भारत के जवानों ने अटैक किया था। यहाँ पर उसके परिवार के 10 से 15 सदस्य मारे गए हैं, ये कंफर्म है। ये बीबीसी ने कंफर्म किया है कि उसके और उसके परिवार के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। कई सारे जगहों पर यह भी हिंट दिया जा रहा है कि शायद वो भी मारा गया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया है। कंफर्म करने का हमारे पास कोई सोर्स भी नहीं है। अभी भी चल ही रहा है संघर्ष, कोई बंद नहीं हुआ है। हालांकि सरकार ने ये ज़रूर साइन दिया था कि अगर पाकिस्तान अब कुछ भी नहीं करता है तो हम संघर्ष को कम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे जैसा लग रहा है कि आगे भी जाएगा। भारत सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें जो विदेश सचिव है हमारे, उन्होंने, विक्रम मिश्री जी, उन्होंने एक साफ और क्लियर कहा था कि हम उकसावे वाली कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम चाहते तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेस हैं उस पर भी अटैक कर सकते थे, लेकिन हमने उन्हीं को अटैक किया है जिन्होंने हम पर अटैक किया था या जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जिन मोई मारा तिन मैं मारे, तही पर बांधे तनय सो तुम्हारे। ये आपने सुना है कि सुंदरकांड का लाइन है। ये सुंदरकांड रामायण में कांड होता है ना, बहुत सारे कांड है, उसमें से एक सुंदरकांड भी होता है। तो राजनाथ सिंह जी ने कल ट्वीट किया था, उन्होंने बोला था, उन्होंने बयान भी दिया कि जिन मोई मारा तिन मैं मारे, यानी कि जिन्होंने हमारे साथ गलत किया हम उन्हीं के साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा कहना था। ये सब चीज़ इसलिए कही जाती है कि वो ये ना समझे कि हम उकसावे के लिए, युद्ध के लिए हम तत्पर हो रखे हैं, लेकिन अगर आप फिर से रिटेलिएट करोगे तो हमारे पास फिर से बैठा हुआ है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि अगर आप फिर से आओगे तो हम फिर तैयार बैठे हुए हैं, फिर तो हम फुल स्केल वॉर में भी जा सकते हैं। इसके साथ ही आज मैं ये भी बता देता हूँ, 71 बीपीएससी को लेकर जो अपडेट है उसमें ये बताया गया है कि 1250 के करीब में पद जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, माना जा रहा है कि इस महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, संभावनाएं हैं, कोई डेट अभी भी नहीं है। लेकिन 1250 पद जो हैं ये फिक्स किए गए हैं और इसमें एसडीएम के 100 पद करीब में चल रहे हैं कि 100 एसडीएम के पद आ चुके हैं बीपीएससी के पास में। डीवाईएसपी के पद नहीं आए हैं अभी, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि एग्जाम से पहले डीवाईएसपी का भी पद ऐड हो जाएगा। आज हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे, इसी न्यूज़पेपर में आया है कि भारत ने कौन कौन से मिसाइलों का, किस किस प्रकार के हथियारों का उपयोग किया। ये आपके साइंस एंड टेक के लिए, पीटी मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके अलावा भारत सरकार ने इस युद्ध के बीच में चुपके से स्टारलिंक को भी अनुमति दे दी है भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। स्टारलिंक को अनुमति मिल चुकी है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के लिए। तो ज़रा ये भी देखेंगे क्या है वो।
उसके साथ साथ और भी 2-3 न्यूज़ हैं, जैसे भारत में कल स्पेस को लेकर के, अंतरिक्ष को लेकर के बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है 7 से लेकर 9 मई तक, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पार्टिसिपेट भी किया, उसको भी हम लोग देखेंगे। शुरू करते एक एक करके। एक चीज़ ज़रूर तय है कि जितनी सीटें 70 बीपीएससी में हैं उतनी नहीं, फिर भी बहुत सारी सीटें 70वीं के बाद 71वीं में आएगी, यानी कि आपके पास फिर से बहुत ही बड़ा मौका होगा। मौका चूकने के लाख बहाने होते हैं, लेकिन नहीं चूकने का एक ही बहाना होता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए ये चीज़। बाकी आप बहाने बना सकते हैं कि तैयारी नहीं हुई, पढ़ाई देर से शुरू किया, आंदोलन में लगे रह गए, पेपर लीक का चल रहा था आंदोलन, उसमें लगे रह गए, बहुत सारे बहाने होंगे आपके पास में, युद्ध के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। पढ़ने के एक ही बहाना होगा, किसी भी तरह से 70वीं में नहीं हुआ है तो 71वीं में कर ले जाना है। अगर आपके मन में ये चीज़ होगा तो हो जाएगा, तैयारी सही से करेंगे, नहीं तो फिर भटकाव आएगा, क्योंकि अभी से लेकर नवंबर दिसंबर तक कोई न कोई इशू चलता ही रहेगा। ठीक है, पढ़ने वालों के लिए कोई इशू नहीं होता है। देखिए आज का पहला टॉपिक कौन सा है। देखिए यहाँ पर न्यूज़ आया था कि भारत के सेनाओं ने बहुत ही सटीक मिसाइलों का उपयोग किया, इतना सटीक कि पूरे बस्ती में वहीं पर जाकर गिरा है जहाँ पर हमें मारना था, जहाँ पर वो जो मसूद अजहर है उसके परिवार के लोग सुखी संपन्न होकर सो रहे थे, उसी के बीच में जाकर के बम गिर गया, है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, भारतीय सेना की तैयारी। पहले हम लोग तो ये नहीं देखेंगे दरअसल में कि कौन कौन से मिसाइलों का उपयोग किया गया है। तैयारी हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हमने किया था तभी हमें यह अनुभव हो गया था कि हमें राफेल की आवश्यकता है, और राफेल गेम चेंजर साबित हुआ है। हमारा एक भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के सीमाओं प्रवेश नहीं किया, एक ने भी। सीमा की इसी तरफ से बहुत अधिक ऊंचाई पर जाकर के हमने सटीक निशाना लगाया है। एक मिसाइल के बारे में पढ़ाऊंगा जिसको गाइडेड बम भी कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। वो छोटा सा जेट टाइप का ही होता है जो जाके टकरा जाता है कहीं पर भी और ब्लास्ट कर देता है। और 2020 में लद्दाख से हमारा लद्दाख में चीन के साथ हमारा तनाव चल रहा है, तो कुछ ऐसे कारण हैं। और अगर ये तनाव नहीं भी होता तो भी भारत के जो दोनों बड़े पड़ोसी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, अब तो बांग्लादेश भी है, इन तीनों के साथ हमारे संघर्ष की स्थिति बन रही है धीरे धीरे। तो और चीन और पाकिस्तान के साथ तो सैन्य संघर्ष की स्थिति है, बांग्लादेश के साथ पॉलिटिकल संघर्ष अभी भी हमारा चल रहा है। इसलिए हमें ज़रूरी है भाई हमारे लिए कि इस प्रकार के हमारे पास हथियार हों जो ऐसे रात को बम गिराने में काम आ सके। आतंकवाद विरोधी अभियान, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने स्थानीय लोग हथियार से लैस किया था, जिसके पास मतलब कि भाई सेना ने जम्मू कश्मीर के चैलेंज को देखते हुए, चीन के साथ चैलेंज को देखते हुए, पाकिस्तान के साथ चैलेंज को देखते हुए अनेक प्रकार का हथियारों को बनाया और बाहर से इंपोर्ट भी किया है, जिसमें से एक हथियार का नाम है हैमर। पूरा नाम क्या है? हाईली एजाइल मॉड्यूल मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये इसको कहा जाता है, ये इसका पूरा नाम है। आप हैमर याद रखिएगा, हैमर ही याद रखिएगा। बहुत ही शानदार हथियार माना जाता है इसको। हवा से ज़मीन पर मार करता है, यानी कि इसको हमारे जो फाइटर जेट हैं उससे छोड़ा जा सकता है। सटीक हथियार है, 70 किलोमीटर तक की रेंज है, यानी कि किसी फाइटर जेट से अगर छोड़ेंगे तो 70 किलोमीटर तक की रेंज में जाकर के ये मार कर सकता है। सभी मौसम में काम करने की क्षमता है। राफेल लड़ाकू विमान से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो राफेल जैसे लड़ाकू विमान जो अपग्रेडेड पीढ़ी के हैं, और ऊपर से इस प्रकार के बम, ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। फ्रांस की कंपनी साफरान ने इसको बनाया हुआ है। इसका उपयोग कई सारे अभियानों में भारतीय सेनाएं करती आ रही हैं। दूसरा मिसाइल है स्कैल्प, इसको कहा जाता है, यही सबसे डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है। राफेल के साथ में अगर स्कैल्प लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका रेंज देखिए क्या है, 450 किलोमीटर की रेंज है। 450 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि अगर पाकिस्तान के बाउंड्री के पास कोई जेट खड़ा है, कोई जेट है हवा में, तो वहाँ से लगभग में 450 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है ये। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कितना लंबा दूरी हो गया। लगभग में पूरा लाहौर पार कर, मतलब पूरा पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो है वो पार करके उसके वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ भी मार किया जा सकता है। रात में और किसी मौसम में काम कर सकता है। इसमें उन्नत नेविगेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा हुआ है। देखिए इसकी खासियत क्या है। एक छोटा सा बम जैसा आकार का ले लीजिए, बहुत ख़राब बनाया मैंने, एक सेकेंड, हाँ ये हमने ले लिया। ये किसी भी क्राफ्ट से, अगर एयरक्राफ्ट से छोड़ा जाता है, फाइटर जेट से छोड़ा जाता है, इसके पास अपना जीपीएस है। ये जो बम आपको दिख रहा है, इसके पास अपना जीपीएस है, इसके पास अपना जीपीएस है और नेविगेशन सिस्टम है। ये सटीक रूप से जिसको हमने टारगेट बनाया उसी को जाकर के मारेगा, यानी कि
ये भी एक छोटा सा जेट ही है, बहुत छोटा सा, और जाकर के वहाँ पर बम ब्लास्ट कर देता है और वहाँ पर विध्वंस मचा सकता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का इशू कहा जाता है कि ये क्रूज मिसाइल के श्रेणी में भी आता है, सिस्टम क्रूज डे लॉन्गपोर्ट। ये इसका फ्रांसीसी नाम है, फ्रेंच नाम है इसका, फ्रेंच नाम है, क्रूज मिसाइल के श्रेणी में ही आता है ये, लेकिन बहुत ही छोटा सा क्रूज मिसाइल होता है, बहुत ही छोटा सा, बड़ा ही घातक होता है। इसका उपयोग दुश्मन के बंकरों और हथियार डिपो को नष्ट करने के लिए किया जाता है। भारत ने इसे राफेल विमान के साथ उपयोग के लिए खरीदा है और ये बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाता है अपने आप में। स्काल्प के साथ राफेल बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है। ब्रह्मोस के बारे में तो जानते ही होंगे, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको जेट किलर कहा जाता है। किसी भी जेट के पीछे अगर एक बार लगा दिया गया इसको, यानी कि उसको मार के ही गिराएगा, ये जेट किलर कहा जाता है। फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, इतनी अधिक सटीकता होती है इसकी कि कुछ मीटर के आसपास तक का रेंज लगा सकता है ये, है ना, इतनी अधिक सटीकता होती है। एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 300 किलोमीटर की रेंज है, जिसे बढ़ा करके 450 किलोमीटर तक किया जा सकता है। हवा, जमीन और समुद्र तीनों जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। भारत और रूस ने मिलकर के ब्रह्मोस का निर्माण किया है। मेटेओर भी है जो हवा से हवा मार करने वाले मिसाइल है, 150 किलोमीटर तक की रेंज है। राफेल विमान उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है इसको। हमने और भी राफेल मंगाए हैं क्योंकि राफेल अलग ही तरह का विमान है और हमने अभी ऑर्डर किया है नेवी के लिए। नेवी के लिए हमने किया है 26 रफालों का करीब में, और ऑलरेडी हमने 26 से 27 रफाल फ्रांस से खरीदे हैं। लाइटनिंग मुनीशन ये अगला हथियार है। ड्रोन जैसे हथियार होते हैं जो लक्ष्य के ऊपर मंडराते और सटीक हमला करते हैं, कम समय और कम दूरी पर प्रभावी होते हैं ये। इसके अलावा कामिकाजा ड्रोन भी एक होता है, कामिकाजा जिसको कहा जाता है, जिसको ईरान भी बनाता है, रूस ने भी उसका उपयोग किया है कामिकाजा मिसाइल का, और भी बहुत सारे देश करते हैं। वो भी यही होता है, जाके कहीं पर भी खुद को नष्ट कर लेता है। इस प्रकार के जो हथियार होते हैं, कामिकाजा ड्रोन उसको कहा जाता है, उड़ते हुए जा करके खुद को ही नष्ट कर लेगा जो टारगेट है उससे टकरा करके। ये जो मैंने आपको 5 बताए हैं, पांचों को याद रखिएगा। किसी के भी बारे में प्रीलियम में पूछा जा सकता है, स्कल के बारे में पूछा जा सकता है, जो पहला मैंने आपको हैमर बताया उसके बारे में पूछा जा सकता है कि सतह से हवा में है, हवा से हवा में है, रेंज पूछी जा सकती है, कहाँ से खरीदा है ये पूछा जा सकता है। कृपया इसको सही से ध्यान रखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पीटी मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है मेंस में शॉर्ट आंसर में ये सवाल आपसे पूछ ले। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, तो कैक्टस टू लिली। बहुत सारे हमने क्या किए हैं, तो आज तक हमने ऑपरेशंस किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ में, उन्हीं ऑपरेशंस की लिस्ट दी गई है इंडियन एक्सप्रेस में। एक बार हम लोग इसको कर लेंगे, क्या पता आपसे प्रीलिम एग्जाम में बोले कि जरा इनको लाइन में लगाइए, सीक्वेंस में लगाइए, कब कौन से ऑपरेशन कंडक्ट करवाए गए हैं। यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम 2024 में पहली बार आर्मी के रैंक और नेवी के और एयरफोर्स के रैंक को कंबाइन करके पूछा गया था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रैंक को पूछा गया था कौन वरिष्ठता में ऊपर आएंगे, कौन वरिष्ठता में बाद में आएगा। इस प्रकार का सवाल इसीलिए आया था क्योंकि भारत ने कुछ समय पहले ही ट्राई सेव सर्विस का ऐलान किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चर्चा में सारे ऑपरेशन। अभी तो कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था। सांकेतिक बहुत ही अच्छा नाम था ये। जिन महिलाओं के साथ गलत हुआ केवल पुरुषों को ही मारा गया और हिंदू पुरुषों को ही मारा गया, इसलिए ये नाम बहुत ज़रूरी हो गया था। ये मनोबल के लिए किया जाता है, बढ़ाने के लिए कि बदला लिया। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने 2 महिलाएं आई, एक सिख महिला और एक मुस्लिम महिला आई। ये भी बहुत बड़ी भाई इंडिकेशन है कि हम एक हैं, आप हमें कितना भी डिवाइड करने का प्रयास करो, हम तो एक ही हैं, एक ही भाषा में जवाब देंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा। जब देश की बात आती है तो भले हम आपस में कितना भी लड़ें झगड़ें। देखिए क्या है, कैक्टस लिली से लेकर बांधार तक भारत के पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे अभियान हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में किया गया है। क्यों किया गया है इसका रीज़न आप सभी को पता ही होगा। पिछले सैन्य अभियान में ऑपरेशन रिडल 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया था। ताशकंद समझौते की नींव रखी गई थी। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया था। जम्मू कश्मीर लाहौर पर हमला किया गया था। ऑपरेशन ने पाकिस्तानी सेना पर प्रभाव डाला और बांग्लादेश की आज़ादी में इससे हमें मदद मिली थी। कैक्टस लिली। ऑपरेशन अब्लेज ये कब हुआ था, तो 1965 भारत पाक युद्ध में ही हुआ था। यह रणनीतिक ऑपरेशन था जो पश्चिमी सीमा पर केंद्रित था। ऑपरेशन अब्लेज नाम है इसका। ऑपरेशन टाइडेंट और पाइथन 1971 के युद्ध में किया गया था। क्यों ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछा जा सकता है। इसको सीक्वेंस में ऐसे ही याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। 65 के 2 हमने पढ़ाए, 71 के 2 पढ़ाए, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं।
मेघदूत, ये भारत ने सियाचिन में रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। ऑपरेशन मेघदूत किया गया था। राजीव गांधी जी थे उस समय प्रधानमंत्री, उसी समय किया गया था। ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल युद्ध के दौरान किया गया था, जिसमें कारगिल में जो घुसपैठी आ गए थे, जो पाकिस्तानी सेना थे, उनको मार के हमने यहाँ से भगाया था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ये भी कारगिल में ही हुआ था। ऑपरेशन बांधार 2019 बालाकोट में हमने किया था। पहलगांव हमले के जवाब में भारत ने जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर उस समय हमला किया था। फिर अभिनंदन वर्धमान जो हैं, जो हमारे विंग कमांडर थे, वो वहाँ पर पकड़े गए थे, बाद में उनको भी छोड़ दिया गया था। अज्ञात ऑपरेशन 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत ने, उसका कोई नाम नहीं दिया गया था, बस सर्जिकल स्ट्राइक ही नाम दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो ऊपर के मैंने बताए हैं पहले वाले ऑपरेशन के, वो आपसे पूछे जाएंगे। हाल फिलहाल के कम भी पूछे, लेकिन पहले के ऑपरेशन को आपको बोल सकता है कि इसको सीक्वेंस में लगा करके बताइए कि कब कौन सा ऑपरेशन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या, यहाँ पर देखिए, स्टारलिंक रिसीव गवर्नमेंट क्लियरेंस टू ऑफर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। स्टारलिंक को भारत सरकार ने अनुमति दे दिया है कि आप क्या कीजिए, आप भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कीजिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके पास में बहुत सारी जानकारी आपकी अपने आप चली जाती है। जो आपको नेट दे रहा है ना, जैसे अगर आप जियो एयरटेल का सिम यूज़ करें तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ, तो जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो। अगर आप वाईफाई कनेक्शन ले रहे हैं तो जो आपका लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास आपकी ढेर सारी जानकारियां चली जाती हैं। कभी आपने गौर किया है, जैसे एक्सिस बैंक वगैरह का अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करके चलाना चाहेंगे ऐप को, या फिर बहुत सारे बैंकों के ऐसे सुरक्षित ऐप होते हैं जिनको अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करके चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेंगे। वो आपसे बोलेगा मैसेज करके कि कृपया करके मोबाइल इंटरनेट का ही उपयोग करें, मोबाइल डेटा का उपयोग करें, ना कि वाईफाई का। कभी आपने सोचा है ये चीज़ क्यों? क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, क्या है, ये बहुत मायने रखता है। उसके पास आपकी ढेर सारी जानकारी होती है, बहुत सारी जानकारी। किसी सही आदमी के हाथों में अगर लैपटॉप लग जाए तो आपका पूरा कंप्यूटर हैक कर सकता है। स्टारलिंक जो है, इसको भारत सरकार ने अनुमति दे दिया है कि आप भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कीजिए। स्टारलिंक कैसे प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विस? तो बहुत सारे सेटेलाइट, करीब में 3600 सेटेलाइट उसने छोड़ा हुआ है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और इन्हीं सेटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाया जाता है। जो मोबाइल टावर आप देखते हैं, उस टावर की एक सीमा होती है, एक रेंज होता है, और एक उस टावर की लोड लेने की भी सीमा होती है। जैसे कहीं पर बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है तो वहाँ पर अगर आप मोबाइल इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो कई बार स्लो इंटरनेट मिलता है। वहीं पर ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाएंगे तो वही नेट, वही सिम आपको तुलनात्मक रूप से फास्ट इंटरनेट देता है कई बार, अगर नेटवर्क की एबिलिटी है तो। क्यों ऐसा होता है? इसी के कारण से कि एक मोबाइल टावर पर कितने मोबाइल हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सैटेलाइट इंटरनेट में ये सब चुनौतियां जो हैं, किसकी चुनौती, तो भाई कितना दूर तक रहेगा इसका सेवा, कितने सारे लोड रहेंगे, ये कुछ समस्याएं दूर हो जाती हैं, जिससे इसका रीच बढ़ जाता है और स्पीड बढ़ जाता है। इसका स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बहुत तेज हो जाता है। तो इन दो कारणों के कारण से सैटेलाइट इंटरनेट जो है ये आने वाले समय में क्रांतिकारी साबित होगा। लेकिन दुनिया में अभी तक एक ही कंपनी है जिसने सैटेलाइट इंटरनेट में काम किया है, वो है स्टारलिंक, जिसका सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। भारत की भी कुछ कंपनी जैसे जियो और एयरटेल, पैसा तो इनके पास खूब है लेकिन खर्चा नहीं करना चाहते, इन्होंने इस सर्विस में खर्चा नहीं किया। अब ये दोनों की दोनों स्टारलिंक से ही सर्विस खरीदेंगे और आपको बेचेंगे। ठीक है, स्टारलिंक खुद बेचेगा तो मेरे हिसाब से कम बिकेगा, क्योंकि कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। अमेरिका में इसका कॉस्ट जो पड़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है भारत की तुलना में। वैसे भी भारत में दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट सर्विस मिलती है आपको, जिसका उपयोग करके आप दिन भर रील देखते रहते हैं। मंजूरी और शुरुआत, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। सवाल क्या पूछेगा, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा क्या होता है? मैंने इतनी देर में आपको समझाया, उसकी चुनौतियाँ क्या होती हैं, किस लिए उसका उपयोग बढ़ रहा है, भारत के लिए क्या चुनौती है, भारत के लिए क्या पक्ष में पॉइंट होंगे, क्या विपक्ष में पॉइंट होंगे, इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। यह मंजूरी 3 साल से पैर घस रहा था एलन मस्क, उसके पश्चात उसको दिया गया स्टारलिंक को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस मिला है। यानी कि केवल और केवल
आप इंटरनेट दे सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू, इसी के लिए लाइसेंस उसको दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सरकार ने स्टारलिंक के प्रस्ताव की गहन जांच पड़ताल की है और उसके पश्चात से इसको दिया गया है। स्टारलिंक अब रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करेगी। कैसे प्रतिस्पर्धा करेगी? इन दोनों कंपनियों ने बोला है कि हम आपसे ही क्या करेंगे, तो सर्विस को खरीदेंगे और आगे उसको बेचेंगे। स्टारलिंक की सेवाएं सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रदान करती है, जिसमें 7000 से अधिक सैटेलाइट का उपयोग होता है। मैंने तो 3600 ही बोला था, आज के न्यूज़पेपर में है कि 7000 प्लस में सैटेलाइट का उपयोग होता है और ये दुनिया के हर हिस्से को कवर करने का लक्ष्य रखते हैं। दूसरा इसमें यह भी है कि इसमें भारत के हिमालयन राज्य हो, दूर सुदूर का कोई प्रदेश हो, बहुत ही डीप जंगल का कोई एरिया हो, सभी जगहों पर आपको फास्ट इंटरनेट की सुविधाएं मिल जाएंगी। कैसे? अपने घर पर एक रिसीवर लगा लीजिए, वो रिसीवर क्या करेगा, उससे आपको इंटरनेट लेकर के आपके घर में वाईफाई के द्वारा प्रचारित कर देगा। तो ये क्या है? यही सर्विस यहाँ पर शुरुआत किया जा रहा है। सरकारी निर्देश डीओटी ने निर्देश जारी कर दी, इसमें स्थानीय विनिर्माण, डेटा स्थानीयकरण और कानून परिवर्तन के साथ सहयोग शामिल है। बहुत ही अच्छा काम इसमें भारत सरकार ने ये बोला है कि आप जो भी भारत के लोगों का डेटा लोगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैंने क्यों शुरुआत में आपको समझाया, इसी कारण से समझाया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आप समझें कि उसके पास आपका ढेर सारा डेटा जाता है। आप क्या क्लिक कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो इनकॉग्निटो मोड होता है, जो कई सारे बच्चे यूज करते होंगे, उस मोड में भी अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं प्राइवेसी के लिए, तो वो भी आपके फ़ोन में भले हिस्ट्री में सेव ना हो, गूगल क्रोम में भले हिस्ट्री में सेव ना हो, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास वो भी जाता है कि इस आदमी ने इनकॉग्निटो मोड में क्या सर्च किया है। तो यानी कि लोगों की सेंसिटिव डेटा भी क्या हो सकता है, तो जा सकता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास में। तो भारत सरकार के पास ये चुनौती थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं चुनौती समझा रहा हूँ आपको। ये चुनौती थी कि इन डेटा को भारत में ही रखा जाए। तो डेटा को स्थानीयकरण को लेकर भारत में एक्ट बनाया गया है। उस एक्ट को भी हमने पालन करवाते हुए उन्हें बोला है कि आप दीजिए यहाँ पर इंटरनेट सर्विस, लेकिन भारतीय लोगों का डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। सैटेलाइट नेटवर्क ग्राउंड सेगमेंट में कम से कम 20% हिस्सा स्वदेशी होना चाहिए। 5 साल बाद बढ़ जाएगा ये ग्राउंड सेगमेंट, यानी कि आप सैटेलाइट ऊपर अपना रखिए, लेकिन लोकल स्तर पर जो आप टेक्नोलॉजी वगैरह का उपयोग करेंगे वो यहीं से खरीदा हुआ होना चाहिए, कम से कम 20%। 2029 तक नाविक भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। इस कम्युनिकेशन को उपभोक्ता और डेटा सुरक्षा कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा भारतीय उपभोक्ताओं का डेटा भारत से बाहर ना जाए। भारत में उत्पन्न होने वाला टैरिफ भारत के गेटवे के माध्यम से रूट किया जाएगा। डेटा डिक्रिप्ट करने की जिम्मेदारी कंपनियों की ही होगी। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी स्टारलिंक के साथ तकनीकी सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा भी किया था और उसी दौरान ये हो गया था। दरअसल में मैं बताता हूँ हुआ क्या है। एलन मस्क ने 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में। व्यापारी आदमी 1 रुपया किसी के ऊपर भी खर्चा बिना अपने फायदे के नहीं करता है, ये मान करके चलिएगा। तो ये व्यापारी है और बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर पैसा खर्च किया, तब उनकी भी जिम्मेदारी बनती इनको कुछ रिटर्न दें। तो भारत के साथ जो उन्होंने टैरिफ वॉर खेला, भारत पर बहुत सारे टैरिफ लगा दिए, फिर उसको होल्ड भी कर दिया। तो ये सब इसीलिए किया गया था कि भारत में अमेरिकी कंपनियों की पैठ को बढ़ाया जाए। अब जैसे मोदी जब गए थे अमेरिका, उससे पहले ऐलान हो गया था भारत अमेरिका की कई सारी कंपनी, जिसमें हार्ले डेविडसन शामिल है, बहुत अच्छी बाइक होती है उसकी, उसको भारत छूट देगी। स्टारलिंक को छूट देगी। जो टेस्ला गाड़ियाँ होती उसको छूट देंगी। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिका के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशन धीरे धीरे करके अच्छे हो जाएं। हमने इन सब को रोक रखा था, क्यों? ताकि हमारे अपने यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो बची हुई रह सकें। अगर स्टारलिंक भारत आती है और सही सर्विस सस्ते दाम पर देती है, तो बहुत सारी जो बड़े बड़े कंपनियाँ आपको दिख रही, एयरटेल और ये जियो जैसी कंपनियाँ, इनका बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इन्होंने पहले ही स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया है। खासतौर से नुकसान जियो का होने वाला था, क्योंकि एयरटेल का स्पीड फिर भी अच्छा होता है जियो के कंपेयर में, ये तो आप भी जानते होंगे। स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट सेवा ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी यानी कि व्यापक कवरेज, स्थिर नेटवर्क रहता है, किसी भी मौसम में आपको सही इंटरनेट मिलेगा। यहाँ तो थोड़ी सी हवा नहीं चली, 3 दिन मेरा इसी सप्ताह में शुरुआत में संडे सैटरडे में 3 दिन इंटरनेट गायब रहा। उस दौरान सवाल भी नहीं दे पाया था मैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें नहीं होती है। आंधी हो, तूफान हो, दिन हो, रात हो, वर्षा हो, सभी मौसम में आपको अच्छी इंटरनेट मिल जाएगा।
प्रतिस्पर्धा से लाभ होगा। अगर 3 कंपनियां होंगी, 4 कंपनियां होंगी, सब एक ही सामान बेचेंगी तो सबको अपना अपना दाम को लेकर कंपटीशन करना पड़ेगा ना। और इस कंपटीशन में फ़ायदा किसको होगा? आपको और हमें होगा फ़ायदा। स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा इससे कहीं न कहीं। सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, उच्च लागत होगा, हो सकता है महंगा हो। प्रतिस्पर्धा का दबाव हो सकता है, तकनीकी निर्भरता हो सकती है भारत की बन जाए उस पर। नियमों का पालन करवाना आसान नहीं होगा स्टारलिंक जैसी बड़ी कंपनियों से। देखिए, कल मोदी जी थे पाकिस्तान में, अच्छा खासा बम बारूद फेंकने के बाद आराम से स्पेस समिट को संबोधित कर रहे थे। अच्छा है ये, अच्छा है ये। इंडिया स्पेस प्रोग्राम एम्पावरिंग इट्स सिटीजन एंड वर्ल्ड, ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है ये भारत के नागरिकों को मजबूत करने के लिए, एम्पावर करने के लिए और वर्ल्ड को मजबूत और एम्पावर करने के लिए बनाया गया है। ये इन्होंने कहा है, जो बहुत हद तक सही भी है। कहाँ पर इन्होंने कहा है? तो ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025, ये बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया जा रहा है। 7 से 9 मई तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत सारी उन्होंने उपलब्धियाँ गिनाई, बहुत सारी उन्होंने भविष्य की योजनाओं को भी बताया। ये तो उनका भाषण हो गया, इससे हमें थोड़ा सा हट करके ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 GLEX 2025 क्या है इसके बारे में जरा समझना चाहिए। किसके द्वारा आयोजित था? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन IAF, इंडियन एयरफोर्स नहीं है ये, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ पर दुनिया भर की, चीन की एजेंसी हो, यूरोपियन यूनियन की हो, जाक्सा हो, फ्रांसीसी हो, सब आए। नासा वाले नहीं आ पाए। पता है क्यों? क्योंकि उनको नासा वाले ने एयर टिकट नहीं दिया। आपको मजाक लग रहा होगा, कृपया आज का न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें यही लिखा हुआ है। मैंने उस न्यूज़ को हटा दिया क्योंकि अपने काम का नहीं था। नासा नहीं शामिल हुआ, पता नहीं क्यों नहीं शामिल हुआ। GLEX 2025 का बता दूंगा आने वाले वीडियोज़ में, वो भी कारण बता दूंगा। भारत में हुआ ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन द्वारा आयोजित की गई, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI ने सह मेजबानी किया है। किसने? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF, इसरो 2 हो गया, और ASI एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन 3 लोगों ने मिलकर आयोजित किया। कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? नई दुनिया तक पहुंच, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण, रीचिंग न्यू वर्ल्ड, स्पेस एक्सप्लोरेशन, रेनेंसेस। ये पुनर्जागरण वाला रेनेंसेस ही है, ये इसका थीम था। नई दुनिया तक पहुंच, अंतरिक्ष अन्वेषण, पुनर्जागरण, ये इसका थीम था। कृपया थीम को याद रखें, तिथि को ध्यान रखें, पूछा जा सकता है किसने आयोजित किया, ये भी ध्यान रखें। देखिए क्या है, उद्घाटन वक्ता बहुत सारे लोग थे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भाषण दिया और दुनिया भर की सभी एजेंसियां शामिल हुई हैं। सभी लगभग में शामिल हुई, यहाँ तक कि चीन की एजेंसी भी शामिल हुई हैं। पाकिस्तान की एजेंसी को हमने बुलाया भी नहीं होगा, वैसे एजेंसी है भी नहीं वहाँ पर। अभी तो वहाँ कुछ और ही हो रहा है। भारत की भूमिका है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम न केवल स्पेस में एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि सिटीजन सेंट्रिक स्पेस प्रोग्राम को हमने डिजाइन किया है कि लोगों को लाभ पहुंचे पैसा खर्च करने से। ऐसा ना हो कि हम दूर की गैलेक्सी का तो फोटो लेते रह जाएं, लेकिन लोग हमारे बिना पानी के रह जाएं। स्पेस प्रोग्राम वही सही होता है जिसमें सिटीजन को एम्पावर किया जा सके, ऐसा वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है। तो 71वीं BPSC में भी बहुत सारी सीटें होंगी, आपको चाहिए एक ही, अब वो आप जैसे बुक करें। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इत्मीनान होकर, बहुत शोर शराबा है अभी आप आस पड़ोस में। शोर शराबा का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, उसमें हम लोगों के आसपास में है, युद्ध का माहौल है, डिस्टर्बेंस है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा खुद को आइसोलेट कीजिए इन चीज़ों से। जो केवल काम की चीज़ है वही देखेंगे, वही पढ़ेंगे। बहुत मुश्किल होगा ये। सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर भी यही दिखेगा, यूट्यूब खोलेंगे वहाँ पर भी यही दिखेगा, टीवी खोलेंगे वहाँ पर भी वही दिखेगा, पढ़ाऊँगा भी मैं वही। तो जो पढ़ने की चीज़ है उसके अलावा बाकी चीज़ों से थोड़ा सा खुद को दूर करिए की कोशिश तो कर ही सकते। बहुत मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि ये जो 4 महीना भागने वाला है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आपका डिसाइडिंग महीना होगा। इसी में डिसाइड हो जाएगा कि आपका 71 में होगा या नहीं होगा, है ना। एग्जाम से पहले डिसाइड हो जाता है गुरु, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, डिसाइड हो जाता है। तो अगर सही से 4 महीना मेहनत करेंगे, 5 महीना, तो कुछ सही होगा। और अगर नहीं मेहनत करेंगे तो फिर पिछले साल जैसा कोई ना कोई बहाना आप निकालेंगे कि पेपर सरप्राइजिंग था, नेगेटिव ज़्यादा हो गया, पेपर में चोरी हो गया। आपको ही पता है ये सब क्या चीज़ें हैं, फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए तन मन धन से पढ़िएगा, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना है,
ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।